नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। तो आप लोगों ने लगातार इसकी सीरीज़ देखी होगी। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो हुआ है, हम लोगों ने पहले वादा किया था आपसे कि हम डिटेल एनालिसिस देंगे। तो आंसर की आप लोगों ने देख लिया है। अब कोई कथन सही है तो क्यों सही है उसको हम संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अगर कोई क्वेश्चन गलत किए हैं तो क्यों गलत हुआ है उसको कम से कम आप जस्टिफाई कर पाएँ, उसको समझ पाएँ, ताकि वो गलतियाँ भविष्य में ना हो और जो बच्चे उसको लेकर के डिलेमिना में हैं उस समस्या का भी समाधान हो सके। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में ये बी सीरीज़ हम देख रहे हैं, बी सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है सबसे पहले ही पूछा गया है, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय है क्या है। तो यहाँ पर जो विधि की सम्यक प्रक्रिया की बात कही गई है, मेनका गांधी में देखा गया था, इसको कहा गया है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, इसी को सही माना गया। हालांकि कई आप देखेंगे तो आप लोगों को कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगा, बहरहाल हम इसको सही मान रहे हैं। कई में आप देखेंगे जो आंसर की अन्य संस्थानों के द्वारा लोगों ने दिया है उन्होंने सी बताया, हमारे अनुसार ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। यहाँ पर कहा गया है कि भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों व अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। दूसरा कथन ये कह रहा है कि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जेल प्रशासन की बात होती है तो कई बार जेल सुधार को लेकर के जितनी भी समिति या रिपोर्ट आई हैं उसमें आप लोगों को याद होगा कि ये बताया जाता है कि जेल चूंकि राज्य सरकार का विषय है, इसलिए सुधार करना, केंद्र के लिए सुधार करना थोड़ा मुश्किल है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और जो पूर्व में आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करते हुए आप देखेंगे तो भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन यहाँ पर किस तरह से, जैसे राज्य सरकार क्या करती है, जेल प्रशासन कैसा होगा, वहाँ पर भोजन, बिस्तर, कपड़े इत्यादि, ये सब विषय किसके हैं, तो ये सभी राज्य सरकार के विषय हैं, राज्य सरकार के विषय हैं। राज्य सरकार के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो कहा गया है जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ये सही बात है। ये राज्य सरकार के अधीन आता है और राज्य सरकार ही इसकी देखरेख करती है। तो यहाँ पर जो आपका सही होगा वो ए होगा। कथन ए और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश संविधान के मुख्य प्रयोजक को सर्वोत्तम रूप प्रतिबिंबित करता है। सर्वोत्तम रूप आपसे पूछा गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सर्वोत्तम रूप क्या है, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। यहाँ पर जो आप लोगों को कीवर्ड है ध्यान रखना है, संविधान के बारे में पूछा गया है, ठीक है। दूसरा, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन सुकर बनाता है। सी कह रहा है यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। तो सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध कैसे करता है, तो संविधान, सरकार कैसे बनेगी, इसका स्रोत क्या है, तो हमारा संविधान है। सरकार की वैधता संविधान द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ सरकार के जो 3 अंग हैं जिसको हम कह रहे हैं कार्यपालिका, विधायिका के साथ साथ जो कार्यपालिका है उसकी बात, कार्यपालिका के अलावा जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं। ये 3 अंग कैसे काम करेंगे, ये सब कुछ कौन बताता है और कहाँ पर दिया गया है, तो संविधान ये बताता है। और संविधान के साथ साथ इन तीनों की आपस में सीमाएं क्या होंगी ये भी संविधान बताता है। तो ये जो आपसे प्रश्न पूछा गया, कहा गया है और जो ऑप्शन दिया गया है, सरकार की शक्तियों के बारे में बताता है और मतलब परिभाषित करता है और उसकी सीमा को भी बताता है, अर्थात सीमाबद्ध करता है कि सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, ये हमारा संविधान ही बताता है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें।
भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? तो यहाँ पर पहला संविधान संशोधन है जो 1951 में हुआ था, और 1951 के संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन था, उसी में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और उसके साथ साथ इन सभी भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन जो अधिनियम है उनका मान्यीकरण किया गया था। ठीक है। साथ ही साथ संपत्ति के अधिकार का न्यायालय, जो अधिकार क्षेत्र की बात होती है, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की बात हुई थी, और उस समय संविधान के अनुच्छेद 31A की ख की बात होती है, उसके तहत मूल अधिकारों से जो असंगत होने पर शून्य नहीं होगा। इसका मतलब ये है, मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ कि ये निर्धारित किया गया था कि जो भूमि सुधार किया गया था उस भूमि सुधार को एक 9वीं अनुसूची बनाई गई थी और 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। इसका मतलब यह था कि यहाँ अर्थात 9वीं अनुसूची में किसी विषय को शामिल करने का मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट की वह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो गया। तो ये जो संशोधन किया गया था मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? पहला वाला था, अर्थात 1951 में जो संशोधन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित संगठनों, निकायों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ये पूछा गया है सांविधानिक निकाय कौन सा है, इसमें से कितने सांविधानिक निकाय हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1993 ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, और ये जो किया गया था संविधान संशोधन 2018 में किया गया था, और इसी 2018 के संविधान संशोधन अर्थात 102वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो आपका सही कौन सा होगा? ए होगा, केवल एक यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे में विनिश्चय की तिथि से, मतलब जिस दिन ये निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ है, तो राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य, ये कह रहा है कि अविधि मान्य हो जाते हैं। ठीक है। अब एक तो ये बात आप लोगों को समझना है कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति के पद के रूप में उसका निर्वाचन हो गया। निर्वाचन होने के बाद अगर वो मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होगा उसका निपटान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेट से कहा कि ये जो निर्वाचन हुआ है वो ठीक नहीं है, तो इस आधार पर उससे पहले के कृत्य, मान लीजिए आज की जो तारीख है, मान लेते हैं 1 तारीख है, 1 तारीख से पहले के जितने भी कृत्य राष्ट्रपति के पद पर वो व्यक्ति किया है वो सभी ऐसा नहीं है कि अविधि मान्य हो जाएंगी, वह राष्ट्रपति के कार्य के रूप में माना जाएगा। अगर 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है तो इस दिन से उसके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो अविधि मान्य होंगे, पहली बात। दूसरी बात यहां पर कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी, अब यहां पर ध्यान रखिएगा ये उर्दू का शब्द है, किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं। तो विधानसभाओं की, राज्यों की विधानसभा की बात कर रहा है। अब आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, अर्थात जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए, यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल के द्वारा। ये जो निर्वाचक मंडल हैं ये किससे मिलकर के बनेंगे? तो दोनों सदनों, यहाँ पर दोनों सदनों की बात की जा रही है, तो राज्यसभा और लोकसभा की बात की जा रही है। इसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर ध्यान रहे कि मनोनीत सदस्य नहीं है, निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो राज्य की विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभा
विधानसभा, यहां पर भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे, निर्वाचित, ठीक है। और दूसरी बात, जो यूटी हैं, एक तो दिल्ली यूटी है और पुदुचेरी, तो यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, उनकी बात होती है। तो यहाँ पर दिल्ली और पुदुचेरी की बात होती है। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया कि निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए कोई भी राज्य की बात कर लें, राज्य विधानसभा, वहाँ का इलेक्शन नहीं हुआ है या विघटित हो गया है, तो विघटित होने का मतलब ये थोड़ी है कि राष्ट्रपति का चुनाव टाल दिया जाएगा। जितने हैं उन्हीं से मिलाकर के राष्ट्रपति का चुनाव होगा। एक तो ये आप लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी मतलब पोस्टपोन किया जा सकता है, ठीक है, कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं, तो ये आपका नहीं है। साथ ही साथ कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो 3 प्रकार की अनुमति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति विधेयक पर, मान लीजिए कोई विधेयक है, विधेयक का मतलब यह है कि अभी ये कानून नहीं बना है, कानून नहीं बना है का, तो इससे संबंधित जो राष्ट्रपति के पास अधिकार है वो क्या काम कर सकते हैं, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकते हैं और राष्ट्रपति अपनी सहमति रोक सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ उनके पास यह भी अधिकार है कि वह विचार के लिए लौटा सकते हैं, ठीक है, लौटा सकते हैं। अब अगर राष्ट्रपति ने विचार के लिए दोबारा से वापस भेज दिया है और ऐसी स्थिति में दोबारा से उसे पारित करके, मतलब वही बिना संशोधन के आ गया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को मानना वो बाध्य हो जाता है। तो इससे संबंधित जो बातें थी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। जो आपके सामने प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, इसमें हमारे अनुसार डी सही है। डी कौन सा, कोई भी इसमें से सही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि ऐसे विनिश्चित तिथि से पूर्व उनके पद के कर्तव्यों का, पूर्व के कर्तव्यों का, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी आपका गलत हो जाता है। तो हमारे अनुसार डी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 17 नंबर, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों की बात कर रहा है। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। तीसरा कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती यहाँ पर, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 117 के अनुसार जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक धन विधेयक के समान सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और साथ ही साथ वित्त विधेयक के बारे में पेश होने से पूर्व यह राष्ट्रपति की अनुमति, इस विषय पर अनुमति लेना आवश्यक होता है। साथ ही साथ राज्यसभा द्वारा पारित होने चाहिए ये विधेयक। तीसरी बात ये है कि राज्यसभा संशोधित या नामंजूर कर सकती है। अगर धन विधेयक की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत है और ये पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति की बात करता है। अगली बात, जो राज्यसभा है वो ये कहता है, इसमें जो बताया गया कि राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रख सकता है और उस पर जो भी सलाह देना होगा देगा। उसके बाद अगर वो 14 दिन में उस पर डिसीजन नहीं लेता है तो उसे पारित मान लिया जाता है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की शक्ति नहीं है कि वो इसमें संशोधन कर सके धन विधेयक के मामले में। संयुक्त बैठक की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, 108 के तहत संयुक्त बैठक की बात है तो धन विधेयक पर नहीं हो सकता है, वित्त विधेयक पर हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे अनुसार 17 नंबर क्वेश्चन का केवल और केवल 2 सही है, यहाँ पर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये कह रहा है किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से किया जा सकता है। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न देखिए, अधिसूचना के माध्यम से किया जा सकता है। तो अधिसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 244 में प्रावधान किया गया है। यह 244 संविधान के भाग 10 में है और अनुसूचित जो क्षेत्र है उसकी घोषणा और प्रशासन के बारे में निर्णय कौन लेता है, तो घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। साथ ही साथ ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र से रद्द करना है तो रद्द करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वह किसकी सलाह पर करेगा, तो राज्यपाल की, उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करेगा। इसके लिए जो इकाई बताई गई है अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ब्लॉक या गांव समूह होता है। बिल्कुल सही बात है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है कि वे राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल से अगर राष्ट्रपति मांगता है तो वार्षिक प्रतिवेदन दिया जाता है। यहाँ पर मुख्यमंत्रियों की बात कही गई है, ये सही नहीं है, तो ये आपका गलत होगा। अब सवाल ये है कि 19 नंबर का कौन सा सही है, तो 19 नंबर का बी सही है। यहाँ पर केवल 2 की बात होगी जो इसमें से सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 355 द्वारा सीमित होंगी। अब इसको कैसे आप समझेंगे? जो आरक्षण की व्यवस्था है, उस आरक्षण की व्यवस्था के तहत ये कहा गया है कि आरक्षण की व्यवस्था तो होगी, लेकिन उससे हमें यह भी ध्यान देना होगा, यह भी देखना होगा कि उससे जो योग्यता है, यहाँ पर जो बात कही गई है कि आरक्षण की प्रशासन की दक्षता, ठीक है, प्रशासन की दक्षता उससे प्रभावित ना हो। ऐसा ना हो कि आरक्षण दिया गया है, एक अकुशल व्यक्ति आरक्षण व्यवस्था का लाभ लेकर के चला गया है, वो प्रशासन की दक्षता को खराब कर रहा है, अर्थात उसके पास वो क्वालिटी नहीं है कि वो प्रशासन में सही ढंग से काम कर सके। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो संविधान के अनुच्छेद जो 16(4) है उसी के तहत यह बताया गया है कि आरक्षण नीतियों को अनुच्छेद 355 द्वारा सीमित किया जा सकता है। ठीक है, और ये बात किसमें कहा था, अभी उस पर बात कर लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 355 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। दरअसल इसमें परिभाषित नहीं किया गया है। अब इससे संबंधित बातें देख लीजिए। जो इंदिरा साहनी मामला आया था, जो 27% आरक्षण लागू किया गया था 1992 में, और उस आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, तो उसे इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ कहते हैं, 1993 की बात। और उसके बाद जो नागार्जुन है, इसको नागराज कर लेंगे, नागराज बनाम भारत संघ 2006 में मामला आया था, और दोनों में ही ये बातें कही गई थी कि सार्वजनिक सेवाओं में जो पद हैं SC ST के लिए नियुक्ति पर दावे की बात तो है, लेकिन प्रशासनिक दक्षता का भी हमें ध्यान रखना होगा, इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। संविधान जो है इसमें परिभाषित नहीं करता है। 355 के तहत जो बातें कही गई हैं, तो इंदिरा साहनी की बात होगी। ये वर्सेज भारत संघ, ये जो मामला आया था, ये मामला आया था 1993 में। और जो नागराज वर्सेज भारत संघ, ये मामला आया था 2006 में, और दोनों में ही ये बातें कही गई थी। तो इस आधार पर जो आपका प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन का, जो हम सही मान रहे हैं वो सी मान रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? 51 नंबर क्वेश्चन, होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया गया है। तो होमगार्ड की बात कही गई है। होमगार्ड आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, उसे बहुत लोग लाइटली लेते हैं।
तो जो वहाँ पर पुलिस महकमा है या प्रशासन है उसकी सहायता के लिए इन्हें समुत्थापित किया गया है। ये किसके द्वारा, यहाँ पर कहा गया है केंद्र के द्वारा, तो केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य और प्लस जो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी, वहाँ पर यूनियन टेरिटरी ये इसको नियंत्रित करती हैं और उनके अधीन ये आते हैं। साथ ही साथ इनकी जो भूमिका होती है, अब उस पर बात कर लेते हैं। होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवाएं देना, बिल्कुल सही बात है। अगला जो कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड की जो बटालियन है वो स्थापित की गई है, तो बिल्कुल सही बात है, 15 बनाई गई हैं। होमगार्ड जो सीमा और तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर 15 होमगार्ड की बटालियन बनाई गई है। तो यहाँ पर जो आपका सही होगा ये आपका गलत होगा, दूसरा आपका सही है और तीसरा भी आपका सही है। तो इस आधार पर केवल 2 होगा, अर्थात बी को हम सही मान रहे हैं। ठीक है, बी के अलावा आगे बढ़ें, इसी से संबंधित अगले प्रश्न को देख लें। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कृत्य दिया गया है और यहाँ पर यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है। तो अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, ये किससे संबंधित है, ये बिल्कुल इसी से संबंधित है और इसकी धारा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसकी धारा जो 6 है उसके तहत ये बातें दी गई हैं। दूसरा, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी की ड्यूटी में तैनात होने के बाद जानबूझकर उन्हें गुमराह करना, अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, इसके लिए जो ये बताया गया है ये सही नहीं है। यहाँ पर देखें, ये जो बताया गया ये सही नहीं है। दरअसल ये इसी अधिनियम के तहत जो धारा 7 है उसमें ये बातें बताई गई हैं। आगे बढ़ें, यहाँ पर बंदूक तोप से अनुष्ठापूर्वक गोली गोला दागना जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, ये किससे संबंधित है, आयुध अधिनियम की धारा 9 से संबंधित है। तो इस आधार पर जो हमारा सही विकल्प है इसमें हम बी को मान रहे हैं, केवल 2 को मान रहे हैं। ये तीसरा सही है और पहला सही है, दूसरा सही नहीं है क्योंकि ये 1872 दिया है जबकि यह 1923 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक जो अमाप है 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर है। दूसरा कथन कह रहा है कि ध्वज की लंबाई से ऊंचाई अर्थात चौड़ाई का अनुपात 2.3 होगा। तो अब यहाँ पर 64 नंबर जो प्रश्न है इसको ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित बातों को जान लेते हैं। जो फहराने के लिए झंडे का आकार है 450 इंटू 300 मिलीमीटर है। साथ ही साथ जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके वाहनों पर जो लगाया जाता है, अगर विभाग के बारे में बात करें तो 225 इंटू 150 मिलीमीटर होता है। अगर मेज पर लगाने के लिए आप बात करेंगे कि कितना होता है तो 150 इंटू 10 मिलीमीटर होता है। राष्ट्रीय झंडे के आकार की बात करें तो ये बिल्कुल बात सही है, अगर राष्ट्रीय झंडे की बात हो तो 3.2 के अनुपात में होना चाहिए। तो इस प्रकार जो 64 नंबर क्वेश्चन है इसका डी सही है, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। यहाँ पर ये जो बताया गया है ये गलत है, कथन 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दरअसल 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए मनाया जाता है, इसलिए नहीं कि संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करना है। तो पहला आपका गलत हो गया। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई थी। तो यहाँ पर जो 65 नंबर क्वेश्चन है आप ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसलिए इस डेट को हम मनाते हैं, इस तारीख को। ठीक है, प्रारूप समिति की बात करें तो 26 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति बनाई गई थी और इसकी अध्यक्षता अंबेडकर ने किया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये जो 65 नंबर है इसका सही विकल्प है डी। यहाँ पर कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ठीक है, इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभ से बचाए। दूसरा कथन कह रहा है भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। भारत का संविधान, ठीक है, निवारक निरोध के तहत। अब तीसरा कह रहा है आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अब इसको समझ लीजिए, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभ से बचाए। आंतरिक विक्षोभ की जो बात कही गई है, इसका मतलब यह है संविधान के अनुच्छेद 355 की बात करें, संघ का ये कर्तव्य है कि राज्यों को गड़बड़ी से बचाए। गड़बड़ी कैसे? तो बाहरी आक्रमण की बात होती है, आंतरिक गड़बड़ी की भी बात होती है, और यह भी देखना है कि संविधान के अनुसार, संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उनके अनुसार राज्यों का प्रशासन चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल ये बात सही है। भारत का संविधान जो राज्यों की बात कर रहा है, राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 22 की बात करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ये हम लोगों ने यूट्यूब पर कराया था। ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहले उसका यह अधिकार है कि किस लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है ये बताया जाए। दूसरी बात, उसको विधिक परामर्श लेने के लिए एक अधिवक्ता की एक्सेस दी जाएगी। तीसरी बात, 24 घंटे के अंतर्गत, मतलब 24 घंटे के अंदर जाने और आने का समय छोड़ करके न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने वहाँ पर पेश किया जाएगा, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, पेश किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है, न तो कारण बताया जाता है, न ही उसे काउंसिल दिया जाता है कि किस लिए उसे गिरफ्तार किया गया है और वो अपना पक्ष रख सकता है। इसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, इससे छूट दी गई है कि राज्य ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 97 नंबर का क्वेश्चन है, 97 का ए सही है हमारे अनुसार। यहाँ पर देखें 97 का ए, केवल एक यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरे के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तीसरा ये कहता है कि उनके पुलिस के समक्ष अभियुक्त स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। तो इस अधिनियम के तहत, आतंकवाद निवारण अधिनियम जो 2002 है, इसके तहत ये कहा गया है जो पुलिस उप अधीक्षक हैं उनके समक्ष अगर कोई बयान दिया गया है तो बयान लेने का अधिकार एक तो उनको दिया गया है, और उनके समक्ष जो अधिकार दिया गया है बयान का, उसी अधिकार को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर पुलिस के समक्ष, ठीक है, नहीं माना जाएगा। तो इससे संबंधित बातें आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देख लें। ये क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। एक तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी, इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो दोनों यूटी हैं, उनके सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं के नाम निर्दिष्ट सदस्य, ये कहा गया है कि वो भी अर्ह हैं, तो ये तो सही नहीं है। जो निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं, उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान उतना ही अधिक होता है। अब ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ये 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसका मतलब ये है जो निर्वाचन है वो आप लोगों ने समझ लिया। निर्वाच्य विधानसभा की जो सीटें हैं जितनी अधिक होंगी, राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान उतना ही अधिक होगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के एमएलए का मान 131 है। केरल के जो एमएलए हैं उनका, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, केरल 152, पुडुचेरी के लिए 16 है, अरुणाचल प्रदेश के लिए 8 है, और पुडुचेरी की अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की संख्या
के अनुपात में उन्हें अधिक दिया गया है। तो ये इससे संबंधित मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान जो है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वोट के मान से अधिक है। पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। अब यहीं पर आप सोचिए, जो बातें अभी मैंने व्याख्या में बताया उसी के अनुसार पुडुचेरी इसकी जो कुल जनसंख्या है, निर्वाचित सीटों की जो संख्या है, उसके अनुपात में अधिक है। तो यहाँ पर जो हमारे अनुसार सही है वो ए सही होगा, केवल और केवल एक सही होगा, बाकी इसमें सभी गलत हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित जो बातें थी, अर्थात पॉलिटी से संबंधित, हम लोगों ने देख लिया, इसकी डिटेल में व्याख्या देख लिया कि क्या क्या बातें इसमें शामिल थी और कैसे कैसे आप लोग एलिमिनेट करेंगे। ये जो प्रश्न था 100 नंबर का प्रश्न, और इससे पहले जो आप लोगों ने देखा राष्ट्रपति के निर्वाचन वाला, ये कॉमन था, आप उसको ले करके 2 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। हाँ, इसमें थोड़ी सी जटिल थी, इसमें जटिल बातें थी, उसको लेकर के डिफ़िकल्टी हो सकती थी। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें चैनल की, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी तरह से आप लोगों को सभी विषय का विस्तृत अर्थात विस्तार से व्याख्या मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।